नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जारी तनाव को लेकर शनिवार को भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को अपेक्षित बयान जारी कर दिया है। चुशुल मोल्दो क्षेत्र में हुई बैठक पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांतिपूर्वक हल निकालने के लिए सहमत हो चुके हैं। ये फैसला विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और नेताओं के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। चीन की सीमा के अंतर्गत मोल्डो चुशुल में हुई बातचीत करीब 5.5 घंटे तक चली। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, दोनों पक्षों ने अपनी मांग एक दूसरे के सामने रखी है। बातचीत सकारात्मक माहौल में खत्म तो हुई है, लेकिन इससे बातचीत का आगे का रास्ता भी खुला हुआ है। माना यह जा रहा है कि इस बातचीत में भारत ने 2 टूक कहा है कि अप्रैल 2020 की स्थिति सीमा पर कायम हो। वार्ता के दौरान भारत ने चीनी सेना से पीछे हटने को भी कहा है। वहीं सीमा पर सड़क निर्माण रोकने की चीन की मांग को भी भारत ने खारिज कर दिया है। भारतीय पक्ष की ओर से बातचीत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। तो कुल मिलाके बातचीत का यह नतीजा निकला, जिस पर कल जनसत न्यूज ने कुछ बातें बताई भी थी। लेकिन इस बातचीत के बाद भी जो अभी अभी खबर यह आ रही है कि चीन सकारात्मक माहौल में बातचीत तो किया है और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक सकारात्मक बयान भी जारी किया गया है, जो राजनयिक मान्यताओं और मूल्यों के अंतर्गत आता है और होना भी यही चाहिए। लेकिन सीमा पर तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि चीन अपनी सेना को पूरी तरह से बीजिंग से आदेश दे चुका है कि अपना युद्धाभ्यास जारी रखें। तो जो ये मिलिट्री ट्रेनिंग और अभ्यास की बात अगर वहां जारी रहती है, तो उसके बाद शांति कायम कैसे हो सकती है? क्या इतनी जल्दी माहौल बन जाएगा? और अगर बन जाएगा तो जो क्षेत्र जहां दोनों की सेनाएं खड़ी हुई हैं, क्या वास्तविक स्थिति पर पीछे हट जाएंगी? अगर ऐसा होगा तो क्या दोनों के बीच जो शांति की दरकार है वो स्थापित हो जाएगी? यही बड़ा सवाल है। और आज इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए विशेषज्ञों के एक टीम के साथ बैठे हुए हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर जो रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रफुल्ल बख्शी साहब, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत। कर्नल शैलेंद्र, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ इस पैनल में हमसे जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। रावी पराशर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत पराशर जी। और विकास वर्मा, नेता कांग्रेस, कुछ ही देर में हमसे जुड़ने वाले हैं, उनका भी स्वागत मैं अभी से करता हूं। और नितिन गुप्ता, नेता बीजेपी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी अभी से स्वागत। लेकिन विशेषज्ञों के पैनल में सबसे पहले बात हम करते हैं रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब से, जो चीन मामलों के जानकार माने जाते हैं और अपने समय में उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और प्लेन्स को कैसे उड़ाया जाता है और किसी की हवाई नीति कैसे खत्म की जाती है वो जानते हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ड्रैगन नहीं मान रहा है, बातचीत हो रही है, सकारात्मक माहौल में बातचीत का दावा भी किया जा रहा है। मायने क्या है? अगर युद्धाभ्यास बॉर्डर पर जारी रहता है और एक आदेश के तहत उसमें और तेजी लाने की बात की जाती है, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, इसके मायने एब्सोल्युटली क्लियर हैं। चाइना ने अपना डिसाइड कर लिया है उनको क्या एक्शन लेना है, उनकी क्या स्टैंडिंग है। चाइना ने प्लान कर लिया है कि वो जहां पे अभी एंटर किया 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, वो उसकी है जमीन और वो उसको लेके रहेगा। ये है चाइना का। अगर वो चाइना ये कह रहा है कि हमारी एक्सरसाइज चल रही है इत्यादि इत्यादि, ये सब कहने की बातें हैं। भारत ने देख लिया है, मीटिंग्स कर ली हैं जूनियर लेवल पे, कोर कमांडर लेवल पे, अब शायद डिप्लोमेटिक लेवल पे भी ये शायद होगी, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, और जब पीएम और जी की भी मीटिंग हो सकती है। सब कुछ हो सकता है, पर हमारी फौजों को वहां पे अडिग रहना पड़ेगा। अगर चाइना कहता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हम ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके साथ। हमको वहीं पे रहना पड़ेगा और उनको जितनी जगह उनकी जैसे उनको हम रोक सकते हैं। अब टैक्टिकली मैं यहां से फोर्सेस को नहीं देख रहा, हालांकि मैं उस एरिया में फ्लाइंग कर चुका हूं काफी बार, पर मुझको अभी ये नहीं पता कि लोकेशंस क्या है वहां पे एग्जैक्टली
जो हमारे को है, चाइना को एब्सोल्युटली ठोस जवाब देना पड़ेगा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना पड़ेगा। वैसे ही जो मीटिंग कल हुई थी, उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये होनी चाहिए थी कि आप अपनी एरिया से पीछे हटिए, जहां लाइन को क्रॉस करके आए हो, हम भी उसी साइड में रहेंगे, दोनों शायद 2-2 किलोमीटर अपनी अपनी जगह चले जाएं, और फिर मीटिंग होनी चाहिए थी। हमने मीटिंग तो कर ली, ओवियन के एरिया में कर ली, ठीक है, और शायद मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, पर हमारा स्टैंड है वो कंटिन्यू रहेगा कि हम बिल्कुल भी 1 इंच भी जमीन जो है, कहने का जो तात्पर्य है कि उनके वो उखाड़ के रहेंगे, और जब सब मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी तो कोई और ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि हमारे को मिलिट्री ऑप्शन होगा। मिलिट्री ऑप्शन आपने देख लिया, उसके नमूने 62 के बाद 3 बार हमने चाइना को उसको मुंह की खानी पड़ी, चाइना को हमसे, वियतनाम से उसने खाया है, और चाइना को पता है कि हमारे सोल्जर्स का जो 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 रवैया है वो क्या होता है। चाइनीज सोल्जर्स अब मोर और लेस पॉलिटिकली एक्टिवेटेड, बट वो हमारे सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा सोल्जर है उसके अंदर जो भावना है वो वीर गति की भावना है कि अगर हमारे भी गए मैदान जंग में तो वीर गति को प्राप्त होंगे। वो उसका सांस्कृतिक एंगल से उसके अंदर भरी हुई है, उसको हराना बहुत मुश्किल है। बख्शी सर, तो आपकी आप बात देख से लें, साफ नजर आता है कि आप आक्रामक कार्रवाई करने के पक्ष में हैं। कर्नल शैलेंद्र का नजरिया शायद थोड़ा अलग है, और जो दोनों सेनाएं जिन क्षेत्रों में खड़ी हैं, आप भी वहां पर पोस्टेड रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सर, वस्तुस्थिति के बारे में अभी लाइव पर आने से पहले हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। प्लीज आप उसको नरेट करें, उसको मैं एक चीज और कहना, उसको मैं एक चीज कह रहा था, मेरे को देश की जनता भी वस्तुस्थिति को समझे। मैं एक चीज कह रहा था, मुझे खत्म करने दीजिए, मैं उसको आपको अभी बताता हूं। मैं ये कह रहा था, खत्म कर लीजिए, लेकिन सर रुकिए, सर मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा ना, मैं आपसे वो आगे पूछूंगा। कर्नल शैलेंद्र सर, आप कुछ बोलिए। ओके, देखिए, ये जो आप रिपोर्ट चला रहे हैं और इसमें वो जो गाड़ियां चाइनीज मूव करती हुई दिखा रहे हैं, ये सब पेंगैंगसो एरिया की बात चल रही है जहां का आप दिखा रहे हैं। और ये हम कैसे रिकॉर्ड कर पाते हैं, मैं आपको ये भी समझा देता हूं, क्योंकि जो ये गाड़ियों की मूवमेंट है, ये हम जिस डायरेक्शन, जिस नदी के, जब हम इंडिया साइड खड़े होते हैं और नदी को सामने रखते, लेक को सामने रखते हैं, तो ये जो गाड़ियां मूव कर रही हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड मूव कर रही हैं, और राइट वाली साइड से हम नदी के इस पार से इनको मॉनिटर कर पा रहे हैं। ये मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। जहां तक बात है लड़ाई की, जहां तक बात है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स की, ट्रीटीज की, देखिए, चाइना अपनी तरफ से बिल्कुल बढ़िया क्लेम करेगा, जो टेक्निकली भी ठीक माना जाएगा वर्ल्ड में और उनकी तरफ से। क्योंकि देखिए, जब हम डिप्लोमेसी में बात करें तो हमें दूसरे की बात को भी समझना चाहिए। अगर चाइना आज ऑफर कर रहा है कि हम आपसे बात करेंगे, हम आपके साथ सारे डिफरेंसेस बॉर्डर से रिलेटेड बातचीत से सॉल्व करेंगे, और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कंक्लूसिव हो, इनकंक्लूसिव हो, कौन जीता कौन हारा, ये तो जब ही डिसाइड होगा जब आप बैठ के बात करेंगे। तो ये अपने आप में दोनों देशों के लिए काबिले तारीफ है कि मामले को और ज्यादा एस्केलेट ना हो, उसके लिए कम से कम बैठकर बात तो कर रहे हैं। बाय द वे, जब से बातचीत शुरू हुई है कमांडिंग ऑफिसर लेवल के बाद से, दोनों ही फोर्सेस अपनी अपनी जगह पर हैं, उसके बाद वो उससे आगे मूव नहीं हुई। जहां तक किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्शन हो एक्सरसाइज के बारे में, देखिए, जब भी हम बॉर्डर एरियाज में एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बताते हैं। अब ये किसी की चालाकी समझ लीजिए, धोखाधड़ी समझ लीजिए, जैसे बोलना है बोल लीजिए, वो अपनी तरफ से उसको स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं कि आपने ट्रुप्स एक इलाके में लाए, एक्सरसाइज के लिए उनको रेडी किया, और उन्हीं के जो आपके जो फॉरवर्ड ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं उनको आपने आगे बढ़ा दिया, एक्सरसाइज वाले ट्रुप्स ने आके उनके पीछे जगह ले ली, सो दैट आप एक ओवरऑल इंपैक्ट क्रिएट कर पाए कि देखिए जी, हमने तो एक ब्रिगेड साइज फोर्स जो है लद्दाख के बॉर्डर में लगा रखी है, अब आप देख लीजिए, हमने टैंक भी बुला लिए हैं, हमने अपनी आर्टिलरी गन्स भी बुला दी हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको क्या लग रहा है हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं? इंडियन आर्मी ने कड़े पहने हुए हैं,
और जैसा बख्शी सर ने ठीक बताया, देखिए हमारे पास और उनके पास के बीच में मैंने देखा कुछ एक चैनल्स बहुत जोर शोर से दिखा रहे हैं कि चाइना की फोर्सेस डबल हैं, तो मैं कह रहा हूं ट्रिपल हो। वियतनाम के मुकाबले में उनकी फोर्सेस तो 10 गुनी थी। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि वो आदमी, उसका जज्बा, उसका जमीन का इस्तेमाल, वो जिस जगह लगा हुआ है, अगर उसने एक एलएमजी अगर वर्ल्ड वॉर 2 में एक डिवीजन को रोक पाती थी 3 दिन तक, एक एलएमजी, एक एमएमजी, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो बहुत डिफिकल्ट एरियाज हैं। यहां पर लड़ाई पासेस की है, और अगर हमने कोई एक पास चोक कर दिया तो ये जो फॉरवर्ड फोर्सेस इनकी हैं, ये भेड़ बकरियों की तरह मारी जाएंगी। ये चाइना को समझ आता है, क्योंकि अब जो है आपकी ओवरऑल सुपीरियोरिटी आप ले जाएं, अपने घर रखें। हमारे वो जो 4 टैंक, वो जो 6 आर्टिलरी गन, वो जो एक स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट जो डैमेज कर देगा, वो आपके लिए, आपके देश में अनअफोर्डेबल हो जाएगा। आप बाद में बोलें कि मैं मिसाइल चला लूंगा, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब चला लूंगा, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चला लूंगा, तो भाई साहब हमारे पास भी ये सारी चीजें मेंटेनेंस करने के लिए नहीं है, ये रेडी टू यूज होती हैं। अगर हमारा ब्रह्मोस हमारे पास है तो हमने उसको रेडी रखा हुआ है, हमें मालूम है उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि आप ही के पास टारगेट एक्वायरिंग कैपेसिटी है, तो लेट मी टेल यू, वर्ल्ड में सबके पास है, वियतनाम के पास भी है, मैं आपको रोकना नेपाल के चाहूंगा। पास। इस समय मैं जनसत न्यूज देख रहे दर्शकों को ये बता दूं कि देश के जाने माने 2 रक्षा विशेषज्ञ आपके सामने अपने विचार रख रहे हैं, जो इस एरिया में पोस्टेड रहे हैं और सैनिक गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं। तो आप उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी जुबानी सुन रहे हैं, वो फैक्ट्स। लेकिन इन दोनों विशेषज्ञों के अलावा हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां सैनिक मूवमेंट और सैनिक बातचीत और ये सैन्य जो ताकत है उसके संतुलन की बात के अतिरिक्त अगर बात होती है डिप्लोमेटिक चैनल्स की, तो उसकी भी दरकार बनी हुई है और उसकी पहल भी हो चुकी है। उसके मायने हैं क्या, पराशर जी, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। युद्ध तो किसी भी समस्या का एक आखिरी बिंदु हो सकता है। उससे पहले जो विश्व शक्ति संतुलन की जो मौजूदा स्थिति है, उस हिसाब से डिप्लोमेटिक चैनल, कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर जो बातचीत है या जो संपर्क है, बहुत बार तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी शब्द भी हम सुनते हैं, तो वो भी एक जरिया है। तो बिल्कुल सही बात है कि युद्ध बिल्कुल होना नहीं चाहिए, और बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियों में युद्ध की स्थितियां बननी चाहिए आज किन्हीं भी 2 देशों के बीच में। तो मुझे लगता है कि जो सीमा विवाद इस समय भारत और चीन के बीच, चीन के उकसावे के बाद उभर रहा है, उसका जो हल है शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। आपने बिल्कुल ताजा खबर एक बताई युद्धाभ्यास की, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते में ही करीब-करीब 2 बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स मीडिया का हिस्सा बनी है, जिसमें एक रिपोर्ट पर तो खुद चीन का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने मोहर लगाई। वो रिपोर्ट थी चीन के खुद के जो सैनिक हैं, उनकी क्षमताओं पर आधारित थी, और जिसमें खुद चीन का सरकारी मीडिया ये मान रहा था कि जो चीन की जो सेना है, उसमें जो 20% सैनिक हैं, वो युद्ध करने के काबिल नहीं रहे, वो मोटे हो गए हैं, वो उनका युद्धाभ्यास बहुत कम है, और दूसरे नशा करने लगे हैं, उनकी आंखें जो है वो सही निशाना लगाने लायक नहीं रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो युद्धाभ्यास की जो खबरें इस तरीके से आती हैं, और खासतौर पर चीन जैसे देश से जहां पर मीडिया बहुत ज्यादा नियंत्रित है, तो वो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त, चोर की दाढ़ी में तिनका उसे आप मान सकते हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की एक प्रयास हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय सेना अब हर मोर्चे पर बहुत चौकस, और हमारे जो जवान हैं उनका जो राष्ट्र प्रेम का जो जज्बा है, उसका कोई मुकाबला चीन की सेना नहीं करती। और प्रफुल्ल बख्शी जी ने भी बहुत एक सही बात कही कि वहां की सेना सीमाओं की रक्षा या जो सेनाओं को काम करने चाहिए वो नहीं करती है, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के पिट्ठू
बन के रह गई है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रतीक स्वरूप 3 और 4 जून को अभी हमने देखा थेनियानमन पर 1989 में जो वहां के लोकतंत्र समर्थक छात्र थे, उन पर जिस तरीके से टैंक और हथियारबंद दूसरे वाहनों से गोलीबारी करके 10,000 से ज्यादा छात्रों को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जिस तरह से चीन की सेना ने मार दिया था, तो साफ है कि वो अपने आंतरिक विरोध को दबाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है। और युद्धाभ्यास की जहां तक बात है, तो एक खबर और आई थी अभी 2-3 दिन पहले ही शायद, कि जो कुछ तस्वीरें ग्लोबल टाइम्स ने जारी भी की थी, पूरे वर्ल्ड मीडिया ने उनका खंडन किया था, क्योंकि ये जो कहा जा रहा था कि जिस टेरेन में वो युद्धाभ्यास किया गया है वहां पर बहुत ठंड होती है, लेकिन वहां कोई दस्ताने नहीं पहने हुए थे, प्रोटोकॉल जो ठंड में युद्धाभ्यास के लिए होता है वैसी कोई वर्दी नहीं थी। तो ये बंदर घुड़की और गीदड़ भभकियों से काम होने वाला नहीं है। जाहिर है कि भारतीय सेना भी पूरी तरह चौकस है, तीनों सेनाएं बहुत सक्षम हैं, चौकस हैं, लेकिन ये है कि कूटनीतिक स्तर पर भी हमें इस सीमा विवाद को निपटाने का भरपूर प्रयास जरूर करना चाहिए, और उसी से हमें अंतिम समाधान भी मिलेगा। युद्ध अंतिम समाधान नहीं दे पाएगा। जी प्रफुल्ल बख्शी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसमें एक सवाल मैं और जोड़ दूं। हमारे बोफोर्स गन वहां पे तैनात हैं और जो बिल्कुल मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं वो तैनात हैं। पूरी तरह से हम एक एज लेते हुए भी बताए जा रहे हैं, जैसा कि कर्नल सर बोल रहे हैं। ऐसे में स्थिति जो है किस तरह से आगे बढ़ सकती है अगर चाइना ना माने, क्योंकि चाइना इस तरह से मानेगा नहीं। नितिन गुप्ता जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी, हम आप तक आएंगे, लेकिन पहले प्रफुल्ल बख्शी सर का कमेंट मैं सुनना चाहूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चाइना इस समय जो है अपनी जो अपनी बात में अड़ा हुआ है वो ठीक है। हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, चाहे मीटिंग 3 महीने और चले, 6 महीने और चले। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो है चौकस, जो हमारी जो फौजें हैं, एग्जैक्टली वो एब्सोल्युटली रेडी रहनी चाहिए। और दूसरी मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे को उनको आगे अब उनको घेरना चाहिए। जो उनकी जो लोकेशन है उसके से आगे ना बढ़े और ना ही वो कहीं और मूवमेंट कर पाए। हमको भी अपनी जगह बना लेनी चाहिए और यही स्टैंड लेना चाहिए कि हम नहीं यहीं से हिल सकते जहां पे हैं। खैर वो बात जो दूसरी है वो ठीक है, पर जब बात मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी और जब बात युद्ध की आएगी, मैं आपको बता दूं कर्नल शैलेंद्र जो बोल रहे थे उसमें बहुत वजन है कि जो हमारी टैक्टिकल लोकेशन है, जो हमारे जो वेपन्स की जो किस तरीके से आपने लोकेट किया है हाई लेवल पे, आपके रडार, उनके रडार हाई लेवल पे है, ये बात मान के चलिए उन्होंने एडवांटेज लिया हुआ है, उनके रनवे बन गए हैं। पर हमारे जो गन्स की रेंज है, हमारे जो एयरक्राफ्ट के जो डिप्लॉयमेंट है वो इतनी अच्छी है, और हमारे जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं फ्रॉम लो लेवल, वेपन्स जो कैरी करते हैं उनकी एडवांटेज है उनको। तो आप मान के जिसकी इनिशिएटिव होगी इस टाइम, जो इनिशिएटिव लेगा, जो बाजी उसकी तरफ जाएगी। तो इसीलिए हमको इनिशिएटिव लेने में बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए और वेट करें। ठीक है, डिप्लोमेसी को अपना समय दीजिए, अगर ये कर रहे हैं तो करने दीजिए थोड़ी देर और, पर हमारे को एब्सोल्युटली ये मान के चलना चाहिए कि इसके बाद पर आपको मेरी बात को सुनिए। इनिशिएटिव मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो पहल करनी चाहिए। पहल करने का मतलब ये है जहां पर चीन की सेना खड़ी हुई है उससे पीछे हटने के लिए अब हमको आगे बढ़ना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली आगे बढ़ना चाहिए और अब उनको हिलने भी देना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल ना हिलने पाए वहां से। कर्नल शैलेंद्र सर, कर्नल शैलेंद्र सर, आप इससे सहमत हैं? देखिए, बख्शी सर जो कह रहे हैं वो टैक्टिकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इसलिए शायद हो सकता है आपको और दर्शकों को उसको समझने में थोड़ी तकलीफ आ जाए। इनिशिएटिव का मतलब, सिर्फ पहल का मतलब आप ये मत लगाइए कि जी हाँ जी मैंने गोला पहले निकालना है, मैंने अपना एयरक्राफ्ट पहले भेजकर फायर करना है, मैंने अपनी इन्फेंट्री का फायर पहले करना है। ये इसको सर इस इनिशिएटिव को नहीं बात करता। ये टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स क्या होते हैं मैं आपको एक छोटी सी तरीके से समझाता हूँ कि सपोज कर लीजिए हमारा और चाइना का 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है। आज की तारीख में 30 से 35 किलोमीटर के बॉर्डर पर ये डिस्प्यूट चल रहा है हमारा। पहली बात जो सर का इनिशिएटिव का मतलब है, अब मैं वो समझा रहा हूं। इस डिप्लॉयमेंट को 30 से 35 किलोमीटर से और मत फैलने दीजिए। जहां जहां आप सोचते हैं
कि अगर चाइना को किसी भी तरह का एडवांटेज है, वहां पर अपनी फोर्स पहले ही लगा दीजिए जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए। साथ ही साथ कुछ एक जगह देखिए, हर जगह हर आदमी हर जगह स्ट्रांग नहीं हो सकता। कुछ जगहों पर हम भी उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जिन जगहों पर हम स्ट्रांग है वहां इनिशिएटिव का मतलब होगा कि वो एनक्लेव्स, वो एलएसी जो हम कहते हैं, हम उस एलएसी को क्लेम कर लें फिजिकली। क्योंकि प्राशर साहब, मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आपका ये कहना वर्ल्ड में बड़ा अच्छा है और माना जाता है कि लड़ाई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जो लड़ाई का पोस्चर है जिस पर जो कंट्री बैठ, आप मुझे बताइए, आप चाइना से आजकल क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो आकर कहीं बैठ गया और वो अपना आक्रामक रूप दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने हमें फोर्स कर दिया कि अब हम उससे बात करें। अब वो भी बात करने को राजी हो गया, ये उसकी स्ट्रेटेजी है। और वो क्या करेगा अल्टीमेटली हमें मालूम है। भाई 20-25 किलोमीटर अंदर आओ, 27 किलोमीटर बाहर चले जाओ, 3 किलोमीटर का एडवांटेज ले लो। कहीं ना कहीं अगर ये पिछले 50 साल में हमारी सीख रही हो तो बढ़िया बात है। जो इनिशिएटिव की बात चल रही है कि वो इलाके जहां हम स्ट्रांग हैं, हम उन इलाकों में वो एडवांटेजियस पोजीशन लें। क्योंकि जब दो कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन होता है तो नेगोशिएशन जमीन का होता है। कभी ये नहीं माना जाता कि हाँ जी आपके पास 100 ट्रूप्स हैं और मेरे पास 200 ट्रूप्स हैं इसलिए मेरी चलेगी। नहीं, जिसने जो जमीन के ऊपर पैर रखकर कब्जा कर लिया, अल्टीमेटली नेगोशिएशन वहां होती है। जी जी, बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं कह रहा, बिल्कुल ये बता रहा हूं, उसको मैं एलेबरेट कर देता हूं। जैसे 1962 में अगर एयरफोर्स को आने का हुक्म मिल जाता तो तेजपुर से जो फ्लाइंग टाइम था चाइनीज पोजीशन में 3 या 4 मिनट का होता है, और जिस ब्रिजेस से वो आ रहे थे अगर आप उन ब्रिजेस को उड़ा देते तो जो चाइनीज अंदर आ गए थे वो वापस नहीं जा सकते। विंटर सेटिंग हो रही थी। ये इनिशिएटिव हमने लिया नहीं। और अपने को लोकेट करना है, हाई ग्राउंड पे लोकेट करना है, हायर एरिया लेना है, उनको डिनाई करना है, ये सारे इनिशिएटिव्स में आते हैं। जैसे हाईजीपीर में हमने इनिशिएटिव लिया था। बिल्कुल तो रवि जी, आप दो वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों को सुन रहे हैं जो उस क्षेत्र में तैनात रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कूटनीतिक पहल को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इस तरह के, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं सेना के, और इन दोनों ने इनिशिएटिव लेने की बात कह दी है तो उसके मायने भी कर्नल शैलेंद्र ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में सवाल उस पार्टी से जरूर बनती है, और ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर में इनिशिएटिव अगर हम लेने को तैयार हैं तो क्या वो इनिशिएटिव लिया भी जाएगा? नितिन गुप्ता जी। देखिए, जहां पर बॉर्डर की बात आ रही है, भारत चीन की सीमा पर जहां भी तनाव बढ़ा हुआ है और जैसे कि सब लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये होगा भारत सरकार इस पर इनिशिएट लेगी, और अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जो उसको पहले कभी नहीं मिला होगा। और चीन को कई बार जवाब दिया और चीन को पूरी दुनिया इस बार जवाब देकर दिखाएगी, क्योंकि विश्व स्तर में पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की अगर बात करें तो चीन से लोगों का भरोसा उठ चुका है, चीन से चीन के लोगों का भरोसा उठ चुका है, और भारत चीन के जो विवाद हैं वो भी इस बार ढंग से निपट कर आएंगे, क्योंकि भारत सरकार उस पर इनिशिएट भी लेगी और उस पर एक्शन भी करेगी, और ऐसा एक्शन करेगी कि अगली बार चीन हमारी सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। भाजपा का ये बयान है, इनिशिएटिव लिया जा चुका है और चीन को बेहतर जवाब दिया जाएगा। मायने क्या है? क्योंकि चुप है पाकिस्तान और चीन पीछे हटने की भी कवायद करता हुआ दिखा रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद ही या 2 घंटे के अंदर बीजिंग से कोई बात ऐसी कर दी जाती है कि मामला डिप्लोमेटिकली हल हो जाएगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है। पाराशर जी। देखिए, मुझे तो कम से कम लगता है कि मामला डिप्लोमेटिकली ही हल होगा अंतिम तौर पर, क्योंकि एक आंकड़ा अगर हम देख लें तो वर्ष 2016 में जो चीन की, ये बात सही है कि चीन का डीएनए जो है वो विस्तारवादी प्रवृत्ति का, मौलिक प्रवृत्ति का डीएनए है। ये मौलिक अवगुण है उसमें दूसरे देशों की जमीन कब्जाना।
तो 2016 में जहां तक भारतीय एलएसी और भारतीय सीमा का मामला है, तो 273 बार चीन की तरफ से आक्रामक रुख अपनाया गया। और उसके अगले वर्ष में 2017 में जब डोकलाम भी हुआ था, तो ये आंकड़ा बढ़कर 426 हो गया। 2017 में ही जैसे मैंने कहा डोकलाम गतिरोध याद है, और हमें ये भी याद है कि बिल्कुल 73 दिनों तक भारतीय सेना बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में रही, और अंततः मामला जो है भारत के पक्ष में ही वो निपटा। और 2017 में जब ये मामला बढ़कर उल्लेखनीय रूप से 426 भी हो गया था, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो तब भी डोकलाम के समय हमें याद है कि तब भी एक ऐसा माहौल बन रहा था कि युद्ध बिल्कुल अवश्यंभावी है, युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय सैनिकों के पराक्रम ने, जोश ने, उनके जज्बे ने चीनी सैनिकों को जो बहुत अड़े हुए थे उनको पीछे कर दिया। और 2018 में चीन की ओर से 326 बार झड़पें हुई। ये बिल्कुल, ये आंकड़े हमें याद करने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत और चीन की तरफ से सीमा विवाद पर तात्कालिक झड़पें तो होती हैं, जैसे इस बार हो रही हैं। तो मुझे तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। बात हो रही है, 2 दर्जन से अधिक वार्ता हो चुकी है। जब मैं छात्र जीवन से अपने देख रहा हूं, वार्ताएं होती हैं और दोनों कहते हैं बड़े सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई और दोनों व्यापार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। कल मैं पाकिस्तान टीवी पर कोई एक सुन रहा था डिबेट, बहुत गजब की बात है कि दोनों व्यापार भी कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की ताक झांक में लगे रहते हैं कि कितनी जल्दी किस पर कब्जा कर लिया जाए। और भारत कम से कम पिछले 6 सालों से यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हिमाकत मत करना, क्योंकि डोकलाम में भारत ने दिखा दिया है और फिर लद्दाख में जाकर के ये मोर्चा खोला गया है, ये पहल की गई है। क्या आपको लगता है कि भारत अब इतने आराम से मान जाएगा? नहीं, आराम और मुश्किल की बात नहीं है। सवाल यह है कि स्ट्रेटेजिकली हम अपनी जमीन का 1 इंच भी चीन को न दें। सवाल तो अंतिम तौर पर वही है, और यह बात बिल्कुल सही है। मुझे भी कई बार ये बात चिंता में डालती है कि जब जब चाइना की तरफ से आक्रामक रुख अपनाया जाता है, तब तब समस्या को 70 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हम सुलझा लेते हैं। तो एलएसी जो करीब करीब 3,500 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर का जिसको माना जाता है, तो मेरा भी एक प्रश्न है हमारे दोनों सेना विशेषज्ञों से, रक्षा विशेषज्ञों से, कि एक अंतिम हल क्यों नहीं खींच लिया जाता, अंतिम हल की तरफ क्यों नहीं बढ़ने का प्रयास किया जाता। सर आप इस पे बोलें, अंतिम हल, बात सीधी सी, दोस्ती होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक बातचीत होनी चाहिए, थोड़ा बहुत संघर्ष हो तो संघर्ष विराम करने के बाद बातचीत हो। अगर अरुणाचल से लेकर के और पाकिस्तान सीमा तक जहां भी बात आती है, चीन कहता है 2 कदम आगे बढ़ाएगा, आधे कदम पीछे हटेगा और उसके बाद कहेगा शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। ये कब तक? बड़ा सवाल। कर्नल शैलेंद्र। ओके, प्राशर साहब, आपको बढ़िया सी बात एक बताता हूं। आपके सवाल का जो सही जवाब है वो है चीन की जो चाह है कि वो सुप्रीम रहे और इंडिया सुप्रीम ना बन पाए। बेसिक सवाल उसका है, इकोनॉमिक वॉरफेयर का है, क्योंकि हम माने या ना माने, चाइना हमें अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स में हमेशा वीटो का जो इस्तेमाल है वो चाइना हमारे खिलाफ करता है। सो हम भी इसी तरह, जैसे हमारे पुराने चीफ साहब ने भी कहा कि हमें 2 तरफ की लड़ाई लड़नी है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं लड़नी है। और ट्रेडिशनली हम सबको मालूम है कि हमारा एनिमी नंबर 1 कौन है, क्योंकि वो एनिमी नंबर 1 एनिमी नंबर 2 पाकिस्तान को खिलाता है, पिलाता है, चलाता है, बात कराता है उसी लैंग्वेज में जो उसे सूट करता है। तो अगर चीन चाहता है अपने स्ट्रैटेजी में, जो आजकल हमें समझ आती है, कि हम इकोनॉमिकली डेवलप ना हो, हम इसी तरह इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स में उलझे रहें, हम अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करें, रीडिप्लॉय करें, चेंज ओवर करें, जिससे कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ें। साथ ही साथ आजकल जो सबसे बड़ी बात आ रही है और आप देख रहे हैं बड़ी सक्सेसफुल है, सडनली कोविड का जो टॉपिक है वो चाइना के ऊपर से हट गया इंडिया में। हमारे किसी न्यूज़पेपर में नहीं आ रहा, क्योंकि सबका फोकस हो गया इंडिया चाइना का डिस्प्यूट सक्सेसफुली। मैं तो कहता हूं जो इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं ना,
वो मैं अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बात को समझे। इनिशिएटिव का मतलब सिर्फ लड़ाई ना लें। अरे भाई, आप एक बात बताइए, हमारे पास है ना इनिशिएटिव, जितनी इंडियन सी के अंदर से ट्रेड है, हम क्यों नहीं उसे अफेक्ट कर पाएंगे? क्यों नहीं हम एक सिर्फ सिंगल लाइनर दे सकते हैं कि भाई हम जरा पता करते हैं कि नेटो फोर्सेस ज्वाइन करने का तरीका क्या है और उसके क्या फायदे हैं, क्या नहीं है। हम सिर्फ स्टडी करेंगे, हमें सूट करता है या नहीं हमें नहीं पता, हम देखेंगे, लेकिन हम अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं। हम जब पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, हर वो कंट्री जो एंटी चाइना चल रहा है और चाइना से पीड़ित है, हम उसके साथ बात कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, वो अपना ट्रेड वहां से विड्रॉ करे। नेपाल को तुमने असर कर दिया, कोई बात नहीं, अगर नेपाल को असर कर दिया, हमारा वर्ल्ड का अकेला, पहला और अकेला हिंदू राज्य है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो मेरा हिंदू राज्य मेरा भाई है, मैं उसे कभी भी वापस ला सकता हूं सड़क जी। अब तो वो हिंदू राज्य नहीं रहा। खैर, प्रफुल्ल बख्शी साहब बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं सर, मैं उनकी बात भी सुन लेना चाहता हूं। और सर, अपने पूरे दिल की बात करिए सर। मैं ये सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे ऑप्शन एब्सोल्युटली क्लियर रहने चाहिए। जब ये मैं अब आता हूं मीटिंग्स के ऊपर, ये मीटिंग चलिए माना फेल हो गई और माना चाइना हुआ है और डिप्लोमेटिकली हमको प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। हमारा जो इनिशिएटिव जिसकी हम बात कर रहे थे, हम अपना जरा फ्रंट और खोलें। मालदीव्स में उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है, एक ब्रिगेड लेवल पे वहां पे करिए, जैसे माले पे आपने ऑपरेट किया था, और उसको ले लीजिए। फिर एक तमाशा, आप उसकी जो साउथ चाइना सी में जो उसके जो लेन जा रहा है, गदार से लेके उस साइड में जो जाता है, आप गदार को ब्लॉकेट करना शुरू कर दीजिए। सी, अगर आपको इनिशिएटिव लेने हैं, और फिर कारकोरम के ऊपर जो भी बिल्कुल अब फ्लाइंग दौलत बेग उल्टी से फ्लाइंग डिस्टेंस पे है, आप उसके ऊपर 3 जरा स्टॉर्टिंग करिए, लो लेवल देखिए, फिर क्या तमाशा होता है। दो जगह उसको ब्रीच कर दीजिए, जी, फिर उसको देखिए। क्वेश्चन ये है, आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव में रेज एंटी करनी पड़ेगी, तो आप देखेंगे चाइना अपने आप समझने लग जाएगा कि इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी चाइना सोच रहा है भारत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। दोनों विशेषज्ञों की राय आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि चाइना जिस चालाकी से आगे बढ़ता है, पीछे होता है, फिर बातचीत करता है, आप भी पूरे फ्रंट पर जहां भी एज मिले आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ये दोनों शायद यही कहना चाह रहे हैं। अगर वो लद्दाख में हमें घेर रहा है तो 3500 किलोमीटर की बात है, हम भी उसको कहीं घेर सकते हैं। और जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है, ये वहां उन क्षेत्रों में तैनात हैं। हम सभी जनसत्य न्यूज के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो दोनों रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, सीमावर्ती उन क्षेत्रों पर तैनात हैं जहां पर ये वार्ता चल रही है और जहां पर फिलहाल डिस्प्यूट है। पारासर सर, आप बात अपनी रखें, इसके पहले नितिन गुप्ता सर से बात करना चाहूंगा। गुप्ता जी, बात सिर्फ अब यह है कि अब बात दो टूक, हमारा प्रतिद्वंदी है, दुश्मन नहीं, हम कहते भी हैं, लेकिन दुश्मनी का ये कैसा तकाजा, ये कैसा तकाजा? ऐसी प्रतिद्वंदिता तो हमें नहीं चाहिए, ये देश चाहता है और पूरा भरोसा है हमें इस सरकार पर। इसलिए बात दो टूक होनी चाहिए और चीन को सबक मिलना चाहिए। बड़ा सवाल। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी बात हो रही है वो दो टूक ही हो रही है। और इस बार चीन को पूरी दुनिया में, अगर भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही दिया गया है। और पिछले 6 सालों में जो चीन की स्थिति हुई है, बद से बदतर हुई है। कई मामलों में चीन ने पीछे कदम हटाया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, भारत ने पूरी दुनिया में ये करके दिखा दिया है, जो चीन को इस बार इस तरीके का मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अगली बार चीन जो है कई मुद्दों पर जो ये पहले आगे बढ़ने की कोशिश करता था, अब वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्थिति भी बद से बदतर हुई है पूरी दुनिया के विश्व बाजार में। पूरे विश्व बाजार के अंदर उसकी मार्केट स्थिति काफी खराब हुई है, चाहे वो कोविड-19 को लेकर हो, चाहे वो फर्जी माल बेचने को लेकर हो, चाहे और माल की क्वालिटी को लेकर हो। तो और भारत के अंदर विश्वसनीयता पूरी दुनिया की विश्वसनीयता भारत के अंदर बढ़ी है। और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जहां बात करी जाए, भारत भी एक विश्व गुरु बन के आएगा। और इसी वजह से कि चीन का जो विश्वसनीयता पूरे विश्व के अंदर पूरी दुनिया में कम हुई है और भारत की बढ़ी है,
तो ये भारत के लिए पॉजिटिव संकेत है। बशर्ते हम हिंदुस्तानियों को उसको एक एक लेके इनिशिएट लेना चाहिए, छोटे से छोटे व्यापार को बढ़ाना चाहिए और उसको विश्व स्तरीय मार्केट में लाकर उसको उतार कर पूरी रिटेलिंग करके पूरी प्लानिंग के साथ जैसे चीन करता हुआ है मार्केटिंग, अच्छे स्तर पर मार्केटिंग करी जाए तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। भारत दुनिया के अंदर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल करके दिखाएगा और चीन जैसे देशों को धूल चटाने का काम करेगा। बिल्कुल, और बात अब स्वदेशी पर आ गई है और स्वदेशी उत्पाद पर आ गई है, जैसा कि नितिन गुप्ता साहब कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग और व्यापार के ये विशेषज्ञ भी हैं, भाजपा के नेता होने के साथ साथ। पारासर सर, हम इसी बात जी अगर बढ़ेगा तो भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और भारत का पैसा जब बढ़ेगा तो फिर एक एक इकोनॉमी इनकम पर कैपिटा बढ़ेगी और जब इनकम पर कैपिटा बढ़ेगा तो फिर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की एक पूरे विश्व में साख बढ़ेगी, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, चाहे वो डॉलर के मामले में हो। भारतीय मुद्रा की वैल्यू पूरे विश्व में बढ़ेगी तो उससे पूरा देश में, विश्व में, पूरी दुनिया में भारत का ही एक डंका बजने वाला है। सर, समय बहुत कम है, हम आपकी ही बात से समाप्त करेंगे क्योंकि हमारे दोनों रक्षा विशेषज्ञों ने अपनी बात पूरी तरह से रख दी है। हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल को भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उन दोनों ने बहुत अच्छे से उसको इलस्ट्रेट किया। अंततः होने क्या जा रहा है, दरकार क्या है और होगा क्या, क्या ये मोदी सरकार इस बार जो संदेश देगी वो चाइना के लिए फाइनल संदेश होगा? डोकलाम के बाद के संदेश की गुजारिश है ये सरकार से भी और अपेक्षा भी है। 130 करोड़ देश की जनता चाहती है कि चीन प्रतिद्वंदिता निभाए, लेकिन दुश्मनी का ये जो तौर तरीका वो दिखा रहा है, कम से कम ये देश स्वीकार नहीं करेगा। पारासर सर, लास्ट कमेंट। बिल्कुल दिवाकर, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल मोदी सरकार ये चाहेगी, क्योंकि पिछले करीब 6-7 वर्षों में या कहें कि 2 दशक में हम पिछली सरकारों को भी श्रेय दे लें, विश्व कूटनय में भारत का जो दबदबा बढ़ा है उसको देखते हुए ये विश्व शक्ति संतुलन के सापेक्ष हम देखते हैं कि भारत की ताकत बहुत बड़ी है। और अब जब एक मौका भी है कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व की जो तमाम शक्तियां हैं उन्होंने अपने जो आरोप हैं, बड़े आक्रामक आरोप हैं, वो चीन की तरफ अपनी बंदूकों का मुंह कर दिया है। तो इस समय चीन की स्थिति थोड़ी सी बौखलाहट वाली है, थोड़ी सी डरा हुआ है चीन। तो ऐसे में बाकायदा भारत को इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं दोनों रक्षा विशेषज्ञों की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो मिरर डिप्लॉयमेंट की जो पॉलिसी हमारी होती है कि अगर चीन का एक सैनिक आया तो हमारा एक सैनिक जाएगा, इस पॉलिसी से हटने की बिल्कुल जरूरत है। और हम मिरर डिप्लॉयमेंट की बजाय अपनी जमीन पर बाकायदा वहां सैन्य जमावड़ा, हथियारों का जमावड़ा हमें करना चाहिए। तो जिस तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की साजिश करने का जो प्रयास चीन करता है वो आगे से ना कर पाए। और देखिए, सुखद बात तो ये है कि बहुत वर्षों से भारत, और वो ठीक है कि पाकिस्तान पर चीन हाथ रखे हुए है, तो 2003 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम का समझौता हुआ था वो रोज करीब 3-4 बार तोड़ देता है, अपनी तरफ से फायरिंग कर देता है। लेकिन अच्छी स्थिति यह है कि चीन की तरफ से, भारत और चीन की जो सीमा है, एलएसी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उस पर कोई गोलीबारी, कोई बहुत रक्तपात बहुत वर्षों से नहीं हुआ है। तो अगर यही हालात रहे और चीन को हम मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत पीछे धकेलने में इस कोविड-19 के काल में कामयाब रहेंगे तो भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल होगी, और जो भारत हर हाल में करना चाहेगा, भारतवासियों को दिखाना भी चाहेगा। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी पीसीआर टीम कह रही कि समय समाप्त हो चुका है। लेकिन जिस तरह से दोनों रक्षा विशेषज्ञों ने स्टेप बाय स्टेप इस सत्य को बताने की कोशिश की है कि भारत अब 1962 का भारत नहीं रहा है। हम डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं, हम समाधान चाहते हैं, हम वार्ता को सकारात्मक बताएंगे, लेकिन ड्रैगन के उस दुष्चक्र को तोड़ेंगे जो हम पिछले 30 सालों से झेल रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। प्रतिद्वंदिता अच्छी है, मित्रता अच्छी है, हम कूटनीतिक पहल करेंगे, लेकिन अगर हमारे जमीन पर एक कदम बढ़ेंगे तो हम उन कदमों को तोड़ देंगे। ये भरोसा है और ये विश्वास है उस 130 करोड़ जनता की, जिसकी बदौलत हमारे देश की सेना ड्रैगन को बहुत मजबूती से जवाब दे रही है। आप हमारे इस डिबेट से कितना सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत्य न्यूज सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।